आप अपना फाइनेंस कर पा रहे हो? खर्चा क्या हिसाब है? डिपेंड करता है आपके सब्जेक्ट पे भी। जो इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं वो लोग का भी शेड्यूल हेक्टिक हो सकता है, लेकिन वो लोग पार्ट टाइम जॉब करके मैनेज कर लेते हैं। लेकिन जो लोग मेडिसिन पढ़ रहे हैं उनके लिए पार्ट टाइम जॉब करना और सब्जेक्ट्स अपने स्टडीज़ को मैनेज करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो अभी तो कोविड था, इसलिए सब कुछ ऑनलाइन था, जितना पढ़ाई भी था सब ऑनलाइन था, घर से करना ये सब, तो मैनेज कर पा रहा था। लेकिन मैं ये किसी और को सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि सब यूनिवर्सिटीज़ में प्रेशर सेम नहीं होता। और साथ में पढ़ाई को और जॉब को बैलेंस करना पॉसिबल नहीं है। मेरे यूनिवर्सिटीज़ में जितने सारे लेक्चर्स होते हैं, जितने सारे सब्जेक्ट्स है, सेमिनार्स है, वो सब मोस्टली लाइव होते हैं। सब मैनेज मतलब वहीं पे हो जाता है लाइव, जब हम लोग के सेमिनार्स हो रहे हैं। असाइनमेंट्स होते हैं, लेकिन वो सब मैनेज कर पाता हूँ, इसलिए मैं पार्ट टाइम जॉब कर लेता हूँ। लेकिन दूसरे यूनिवर्सिटीज़ में प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, उन लोगों को 5 days a week रोज़ाना भी कोविड में भी पढ़ना पड़ता है पूरे दिन। तो इस उन सब यूनिवर्सिटी में ये मैनेज करना पॉसिबल नहीं है। राइट। मैंने देखा है, मैं कुछ और यूनिवर्सिटीज़ में भी गया था, तो वहाँ पर स्टूडेंट्स को लिटरली वो सुबह से बैठते हैं और शाम के 7, 8, 9 बज गए, वो कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं, प्रोजेक्ट कर रहे हैं, हॉस्पिटल भाग रहे हैं। क्योंकि आप अगर ये भरोसे से आओगे कि यार फाइनेंस मेरा मैनेज हो जाएगा, मेरी डॉक्टर की पढ़ाई साथ में चलती रहेगी, तो वो तो बहुत मुश्किल है। बिकॉज जो स्टडी का इंटेंसिटी है वो बहुत हाई है, राइट। और आप, आई थिंक वन ऑफ द बिग एडवांटेज आपके पास ये भी, आप बर्लिन जैसे शहर में रहते हैं जहाँ पर भर के अपॉर्चुनिटीज, आपके पास चॉइस है कि यहाँ ये वाला जॉब मैं नहीं करना चाहता हूँ, ये वाला करना चाहता हूँ, बिकॉज इसमें मेरा प्रेशर नहीं आ रहा। और एक और चीज़ है कि पार्ट टाइम जॉब में अगर, बिकॉज आप अपने खुद के बॉस नहीं हो, ठीक है, आपको कोई टाइम देगा कि इतने बजे आपको आना है, और अगर वो क्लैश हो रहा है आपके स्केड्यूल से, तो इट मेक्स नो सेंस, राइट। तो लकीली मैं मतलब अपनी यूनिवर्सिटी के एक स्टेशन में, एक वार्ड में काम करता था, तो वहाँ के लोग काफ़ी अच्छे थे और मैं अपना रूटीन खुद से प्लान कर पाता था। किसी वीक मैं फ्री हूँ तो मैंने वीकेंड्स जॉब कर लिया, एक दिन एक्स्ट्रा कर लिया, किसी वीकेंड मुझे पढ़ना है तो मैंने जॉब नहीं किया। तो इस तरह से मैनेज कर पाता हूँ, लेकिन सब जगह ये पॉसिबल नहीं है। राइट। पार्ट टाइम जॉब करके कितना हो जाता होगा नॉर्मली? डिपेंड करता है आप कहाँ कर रहे हो, आपकी क्या वेजेस है, लेकिन 600 से 700 अगर आप सिर्फ वीकेंड में कर रहे हो तो 600 से 700 यूरो आप महीने के कमा सकते हो। ओके 600-700 यूरो महीने का आई थिंक काफ़ी होता है कोई भी स्टूडेंट के लिए अपना खर्चा निकालना, एकोमोडेशन का बिल देना, खाने का देना, इंश्योरेंस देना, मिसलेनियस कॉस्ट देना। अब थोड़ा ना पैसे के बारे में बात करते हैं। मान लो एक हमारे कुछ पेरेंट्स अगर हमें देख रहे हैं, उनका कंसर्न होगा कि कितना खर्चा लगेगा टोटल, हमारे बच्चे को भेजना है। मान लेते हैं वो भी बर्लिन आके पढ़ना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप काउंट कर सकते हैं सेमेस्टर जो चार्जेस होता है। ये डिपेंड करता है आपका यूनिवर्सिटीज़ पे, पर मैं पे करता हूँ 300 पर सेमेस्टर। तो आपका ही पकड़ लेते हैं। तो मैं 300 पे करता हूँ, तो साल में 600 वहाँ हो गए, और फिर रहने के खर्चा, रेंट, खाना, इंश्योरेंस, ये सब मिला के आपके महीने में सब कुछ 800 तक आ जाता है, 860 तक। ठीक है। तो ये आप साल में काउंट करेंगे तो आपके लगभग 10,400 के अराउंड में सब कुछ आ जाता है। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग 10,400 है एक साल का। तो ये तो रहने खाने का हो गया, बट जो ट्यूशन फीस है जो आप दे रहे हो वो कितना देते हो? सिर्फ 300 देते हो। हाँ। तो MBBS पढ़ने का आप पर सेमेस्टर का 300 यूरो दे रहे हो। तो 300 यूरो मल्टीप्लाइड बाय 6 साल, विच इज उसमें 12 सेमेस्टर है तुम्हारा, है ना? सो 600 मल्टीप्लाइड बाय 12 सेमेस्टर्स, बिकॉज 6 साल का MBBS है। तो वो जितना भी आ जाता है प्लस 10,400 यूरो पर ईयर। तो 10,400 यूरो का खर्चा, भले आप उतना खर्च हो ना हो, बट एज अ पेरेंट्स इट्स गुड टू हैव, बिकॉज गवर्नमेंट की ऑफिशियल रिक्वायरमेंट भी ब्लॉक्ड अकाउंट की देखो तो 10,400 यूरो है। एक साल में एक स्टूडेंट 10,400 यूरो नहीं उड़ा सकता। आस्क मी एंड आस्क हिम, आई एम प्रीटी श्योर, आई हैव बीन अ स्टूडेंट आल्सो। आप उतना, अगर आप 10,400 को डिवाइड करोगे 12 महीने से, 860 या लगभग 900 के करीब आता है कुछ। आपको यहाँ रहने के लिए मैक्सिमम 650-700 देने पड़ते हैं। कुछ ना कुछ तो बच ही जाता है, पूरा तो कभी नहीं जाता यार, है ना? तो 10,400 यूरो पर ईयर, तो 10,400 यूरो मल्टीप्लाइड बाय 6 साल का कॉस्ट ऑफ लिविंग वो हो गया, प्लस सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन जो इन्होंने बताया
300 मल्टीप्लाइड बाय 12 सेमेस्टर्स, 7,200 के लगभग। ओके, तो ये पूरे पढ़ाई का खर्चा है। हाँ। एक और पॉइंट ऐड करना चाहूंगा, मान लो ये बाडन-वुर्टनबर्ग स्टेट में पढ़ते अगर, ठीक है, जो स्टेट में 1500 यूरो पर सेमेस्टर लगता है, तो इनका 10,400 यूरो मल्टीप्लाइड बाय 6 साल का वो तो कांस्टेंट रहेगा। हाँ। बट एक जो एडिशन हो रहा है वो है 1500 यूरोज मल्टीप्लाइड बाय 12, वॉट एवर दैट कम्स इज वॉट यू हैव टू पे। अगर आपको एडमिशन मिलता है तो फॉर एग्जाम्पल हाइडेलबर्ग यूनिवर्सिटी, वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन के लिए इस देश में, आपको उतना फाइनेंशियल प्लानिंग रखना बहुत जरूरी है। कौन से स्पेशलाइजेशन में कर सकता हूँ एज अ मेडिसिन पढ़ रहा हूँ यहाँ पर? पहले मैं सब्जेक्ट से स्टार्ट करूँ। सब्जेक्ट जैसे हमारे इंडिया में होते हैं, मैंने जैसे बोला प्री क्लिनिकल और पोस्ट क्लिनिकल। तो प्री क्लिनिकल के आपके एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, ये 2 बिगेस्ट सब्जेक्ट्स होते हैं। उसके बाद हिस्टोलॉजी, हेमेटोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी, ये सब काफ़ी सारे मेडिकल सब्जेक्ट्स हैं जो सब प्री क्लिनिकल में होते हैं। फिर पोस्ट क्लिनिकल में आपके बहुत सारे सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, सर्जरी, ऑन्कोलॉजी, ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स आपके आ जाते हैं पोस्ट क्लिनिकल में, जो मोस्टली डिजीज़ के अराउंड होते हैं, मतलब डिजीज़ ओरिएंटेड होता है। और स्पेशलाइजेशन में भी आप जितने स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं, जो इंडिया में कर सकते हैं, वो सब यहाँ पे भी पॉसिबल है। Okay. लेकिन वो करना प्रोसेस डिफरेंट होता है, और ये डिपेंड भी करता है आप कौन सी चीज़ में स्पेशलाइज करना चाहते हैं। Right. तो और इसका ड्यूरेशन भी डिफरेंट होता है। जैसे इंडिया में आपके पीजी नीट देना पड़ता है, पोस्ट ग्रेजुएट नीट, आपको एक स्पेशलाइजेशन के लिए। उसके बाद आप थ्योरी पढ़ते हैं, एग्जाम देते हैं, और फिर आप प्रैक्टिस करना चालू करते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। आप अपना यहाँ पे लाइसेंस मिलने के बाद, मतलब आपके 6 साल कंप्लीट होने के बाद, एक किसी भी हॉस्पिटल में जहाँ पे आपको करना है या फिर पढ़ना है, वहाँ पे अप्लाई करते हैं, एंड एज एन असिस्टेंट डॉक्टर आप वहाँ पे जॉब करना चालू कर देते हैं। Okay. वहाँ पे आप एक जिस तरह से यूएस में होता है रेसिडेंसी, उस हिसाब से यहाँ पे भी करते हैं आप। मतलब अंडर स्पेशलिस्ट यू वर्क फॉर, जिस हिसाब से जो स्पेशलाइजेशन करना चाहते हो उतने सालों के लिए आप काम करते हैं। फिर लाइसेंस का एग्जाम देके आप लाइसेंस ले लेते हैं। राइट। 2 क्वेश्चन है मेरे। पहला क्वेश्चन, तुम्हें कौन सा स्पेशलाइजेशन करना है? मुझे एक्चुअली न्यूरो सर्जरी करना है। न्यूरो सर्जरी जी, उसके लिए यहाँ पे लगभग 8 to 9 years आपको रेसिडेंसी है, मतलब एज अ डॉक्टर आपको काम करना पड़ेगा। वो स्पेशलाइजेशन करने के लिए। हाँ। तो जब तुम शुरू करोगे अपना करियर, एज अ व्हाट यू वुड लाइक टू स्टार्ट? जब मैं अपना करियर स्टार्ट करूंगा तो मुझे एज एन असिस्टेंट डॉक्टर, एज एन असिस्टेंट सर्जन न्यूरो सर्जिकल स्टेशन में काम करना चालू करना पड़ेगा। वहाँ पे काफ़ी सारे स्पेशलिस्ट रहेंगे, वो लोग मुझे सिखाएंगे, मतलब जो एक रेसिडेंसी जैसे यूएसए में होता है उसी तरह से। गॉट इट। दूसरी बात, लाइसेंस की आपने बात करी। जब मेरा 6 साल पढ़ाई खत्म हो जाएगी तब मैं एक स्टेट एग्जाम दूंगा, राइट, जो पूरे जर्मन के लेवल पे होती है। हाँ। जर्मनी के लेवल पे। हाँ। उसके बारे में थोड़ा बताओ। तो मेडिसिन के लिए हमें 2 स्टेट एग्जाम देने पड़ते हैं। वो फाइनल एग्जाम है हमारे। तो पहला होता है हमारे इंटर्नशिप, फाइनल ईयर के इंटर्नशिप से पहले, और एक होता है आपके फाइनल ईयर इंटर्नशिप के बाद। ये दोनों पास करने के बाद उसमें जिस हिसाब से मार्क्स आएंगे वो आपके रिजल्ट्स पे रहेंगे, और तब जाके आपको जर्मनी में एज अ डॉक्टर प्रैक्टिस करने का लाइसेंस मिल जाएगा। ठीक है। और ये लाइसेंस मैं ले जाके इंडिया में काम कर सकता हूँ? इंडिया में एक्चुअली रिक्वायरमेंट्स अभी डिफरेंट हो गया। तो इंडिया के लिए भी और फॉरेन डॉक्टर्स के लिए भी, जो भी वहाँ पे प्रैक्टिस करना चाहते हैं उन्हें एक एग्ज़ाम देना पड़ेगा। उस एग्ज़ाम को पास करने के बाद ही आप वहाँ पे प्रैक्टिस करना चालू कर पाएंगे। ओके, बट मेरे को एमसीआई का लाइसेंस चाहिए ही होगा फिर। तो एमसीआई का एग्ज़ाम देना बहुत ज़रूरी है जब आप इंडिया जाओ।